नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी जातीय गणना पर एससी में हलफनामा भड़के आरजेडी सुप्रीमो की। जाति जनगणना पर आरजेडी नेता मनोज झा ने मोदी सरकार पर साधे निशाने की। बात करेंगे आदित्य L1 नाम रखने के पीछे बड़ी वजह की। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक के बीच समझौते, पति ने वापस ली शिकायत की। शिमला में नहीं थम रहे बारिश के दौर की। साथ ही जानेंगे संजय राउत ने सनसनीखेज आरोपों की। मुस्लिम छात्रों पर शिक्षक की टिप्पणी की। बात करेंगे अजीत ने खुद को बताया एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। असम और मेघालय के मंत्रियों के बीच हुई बैठक की। और आखिर में बात होगी नीतीश की पीएम दावेदारी पर बोले जीतन राम मांझी की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। जाति आधारित गणना को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर की गई है। केंद्र ने कहा कि संविधान के तहत जनगणना केंद्रीय सूची का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से केंद्र का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद मामले की आगे की सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की थी। अब हलफनामा दायर करने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 28 अगस्त को तीखी प्रतिक्रिया दी। आइए सुनते हैं। पूरी बुरी तरह से इसको हम लोगों ने बताया भी है और इसको नहीं चाहता है बीजेपी और संघ। ये दोनों में गड़बड़ी है, नाकुर नुकुर कर रहे हैं। बिहार में सर्वे हो जाए। हाँ हो जाए सर्वे। हो गया सर, ये सर्वे ही है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने जाति गणना पर मुद्दे पर पीएमओ को जमकर घेरा। मनोज झा ने कहा कि जाति जनगणना को लेकर पीएमओ देश का सबसे बड़ा गुनहगार है और आरएसएस के दायरे से बाहर नहीं निकल रहा है। यूथ फॉर इक्वलिटी सुप्रीम कोर्ट जाती है और उससे पहले हाई कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ऑफिस में मिठाइयां बांटी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुकुल रोहतगी खड़े हो गए। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सामने आ गए। उन्होंने कहा कि पीएम और अमित शाह के निर्देश पर काम हो रहा है। वे आंख से खेल रहे हैं। जाति गणना के आंकड़े सार्वजनिक होंगे। अगर कोई ये बोलता है कि आंकड़ों से छेड़छाड़ हो सकती है, वो मानसिक रोगी है। पीएमओ के इशारे पे कि इतने बड़े आबादी वर्ग को उसका हक न मिले, उसकी गणना ना हो। अब देखिए, पहली एफिडेविट कल सुबह जाती है। वो कहती है 5वें नंबर में, इट इज सबमिटेड दैट नो अदर बॉडी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अदरवाइज इज इंटाइटल्ड टू कंडक्ट द एक्सरसाइज ऑफ ईदर सेंसस और एनी एक्शन अकिन टू सेंसस। हम तो सेंसस कभी कहते नहीं, ये सर्वे हो रहा है। आप सर्वे भी नहीं करने देंगे। आप राज्यों को खत्म करना चाहते हैं। क्या डर है इस आबादी का आ जाएगा। और फिर जब थोड़ा हंगामा हुआ, उसी दिन दूसरी एफिडेविट दी जा रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि पॉइंट नंबर 5 जो पहले एफिडेविट में था, वो इनएडवर्टेंटली क्रीप इन कर गया। ये सरकार है, जोकर बना के रखा है पूरा का पूरा। ऐसे सरकारें चला करती है। और भाई साहब, इनएडवर्टेंट तो था नहीं, इट वॉज अ डेलिबरेट प्लॉय टू ब्लॉक। इट इज अ डेलिबरेट प्लॉय टू ब्लॉक, जो कि कल तेजस्वी जी ने भी कहा वहां पर। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं, केंद्र की सरकार आग से खेल रही है। ये पॉलिटिकल मसला नहीं है, आबादी के हकूक का मसला है, उनकी गणना का मसला है। अगर वो आपकी आंखों में चुभ रहा है, आंखों का इलाज कराइए, इसे मत रोकिए। तो जो स्टैंड है आपका, तो देखिए, आरएसएस तो सरकार की मंत्रण मनसा वाचा कर्मणा निर्धारित करती है। आरएसएस का लिटरेचर आप पढ़ लीजिए। खैर, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि अपने को सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है? ये केंद्र की सरकार है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। सुबह से दोपहर में 2 एफिडेविट जाते हैं और कहा जाता है इनएडवर्टेंट। एमएचए की ओर से ये एफिडेविट है और कहते इनएडवर्टेंट। डू यू इवन अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस? इट इज डेलिबरेट। तुषार मेहता को आपने खड़ा किया, अपनी मर्जी से सो के उठे और चले गए। सॉलिसिटर जनरल, पूरा देश देख रहा है, समझ रहा है। मैं आपको चेता रहा हूं, चेतिए, आपका भी भला होगा। सर, तेजस्वी यादव का जिक्र आया है तो एक उनका और बयान
यह है गुजरात कोर्ट की तरफ से क्या कहना है नहीं, उनका बयान तो मैंने सुना था ना, मैं तो मौजूद था। उस बयान में क्या निकाल रहे हो आप? ये वही मॉडस ऑपरेंडाई है जो आपने राहुल जी के साथ इस्तेमाल किया। अब ईडी, आईटी, सीबीआई से मन नहीं भर रहा है। मुकदमा कहां करवा रहे हो? गुजरात में, अभी ट्रायल कोर्ट में। अब आप मतलब चाहते हैं कि विपक्ष की आवाज को ईडी, आईटी, सीबीआई से अगर आप नहीं संभल रहा है तो एक ये पद्धति भी विकसित की जाए। मैं कह रहा हूं कि आप चूक रहे हो अपनी राजनीति में, आप फिसलते जा रहे हो और ये फिसलन आपको कहां लेके जाएगी ना, आपको नहीं पता। आप हमेशा सत्ता में नहीं रहोगे, कोई नहीं रहा, कोई नहीं रहा। बड़े से बड़ी सत्ता चली गई, लेकिन ये तौर तरीके ऐसी काली स्याह छाप छोड़ रहे हैं आपके नाम के बारे में, आपको पता नहीं। लेकिन सर, अगर इस तरह के बयानों से विवाद शब्द या इस तरह की शब्दावली से ही बचना चाहिए। नहीं, बचना तो बहुत शब्दावली से चाहिए था। एक तो उनका उस बयान को फिर से आप भी सुनिए, आपके लोग सुने। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बचना नहीं चाहिए था क्या? कांग्रेस की विधवा, बचना नहीं चाहिए था क्या? कपड़ों से पहचान लेता हूं, बचना नहीं चाहिए था क्या? गोली मारो फलाने को, बचना नहीं चाहिए था क्या? कब्रिस्तान शमशान, बचना नहीं चाहिए था क्या? जालीदार टोपी, बचना नहीं चाहिए था क्या? मुश्किल हो जाएगी अगर एक पूरी किताब लिखी जाएगी ना इस भाषा पर, तो उसके 350 पन्नों में से 346 पन्ने भाजपा के नाम होंगे, मोदी जी के नाम होंगे, अमित शाह जी के नाम होंगे, यूपी के सीएम के नाम होंगे। हां, 10 पन्ने में प्रतिपक्ष का भी जिक्र आएगा। सर, इंडिया जदयू के नेता केसी त्यागी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, इन सभी में क्षमता है कि वो देश का नेतृत्व कर सके प्रधानमंत्री के तौर पर। उनका ये भी कहना है साथ में कि हालांकि उनके पार्टी की कोई मंशा नहीं, उनके नेता की कोई मंशा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार में ये क्षमता है कि वो इस अलायंस के कन्वीनर बन सके या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सके। बिल्कुल सही बात है। नीतीश जी खुद भी कह चुके हैं, मेरी कोई मंशा नहीं है। लोग वहां अफवाह उड़ाते हैं, नीतीश जी फलाना बनेंगे, तेजस्वी जी चिलाना बनेंगे। दोनों ने साफ तौर पर इनकार किया है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की बात ही नहीं है। यहां तो सामूहिक आकांक्षा के आधार पर एक प्रगतिशील विकल्प देने की बात हो रही है। लोग ऊब चुके हैं, थक चुके हैं, परेशान हैं। अंधे कुएं में पूरा देश पहुंचा दिया है इन्होंने। वो विकल्प चाहिए। और हां, मैं तो बार बार कहता हूं आपके माध्यम से, कौन सी परिस्थिति अच्छी है? एक व्यक्ति जिसके सामने कोई जुबान ना खोले, या व्यक्तियों का समूह जिस सब में क्षमता है और उसमें से कोई भी फर्स्ट अमंग इक्वल्स हो सकता है। लोकतंत्र में दूसरा पहलू। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को इसरो के PSLV रॉकेट ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। पहले इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जहां से इसे पृथ्वी सूर्य प्रणाली के L1 पॉइंट में स्थापित करने के लिए बूस्ट किया जाएगा। इस मिशन के L1 पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा। दरअसल L1 यानी कि लैग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट है जहां दो ऑब्जेक्ट के बीच कार्य करने वाले सभी ग्रेविटी बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। ऐसे में L1 पॉइंट का उपयोग स्पेसक्राफ्ट के उड़ने के लिए किया जाता है। इसरो के मुताबिक इस मिशन को 2 सितंबर को सुबह लगभग 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। अगला जो मिशन आ रहा है वो आदित्य L1 मिशन के नाम पे है। आदित्य, जो आप जानते हैं, आदित्य वर्ड का मीनिंग ही है सूर्य। तो ये सन ऑब्जर्वेशन या सोलर ऑब्जर्वेशन के लिए आदित्य L1 मिशन अभी सितंबर 2 को लॉन्च होगा। L1 का नाम इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट इस मिशन का नाम पहले आदित्य ही था, तो अब इसका लोकेशन जो होगा वो L1 पे होगा। L1 का वर्ड है लग्रांजियन। ऐसे काफी सारे लग्रांजियन पॉइंट है जो सन और अर्थ के बीच वाले लाइन में है। तो L1 भी सन और अर्थ के बीच में आएगा। तो ये पॉइंट बहुत स्टेबल होता है। सन और अर्थ दोनों का ग्रेविटी इस पे आता है, तो ये स्टेबल होता है। और L1 का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई ग्रहण ऑकल्टेशन से सन छुपेगा नहीं इस मिशन से। तो यही इसका बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस मिशन L1 लोकेशन, कि ये हमेशा सूर्य को ऑब्जर्व करता रहेगा, कभी सूर्य इसे ढकेगा नहीं।
सोलर मिशन का यही सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि ये पहले तो इतना दूर जाएगा। चंद्रमा तो हमारे पास था, मार्स भी पास है, ये अब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जाने की कोशिश करेगा। ये 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है लैग्रांजियन L1 पॉइंट जो है, तो ये यहाँ पे जाना ही मुश्किल है और यहाँ पे इतना टेम्परेचर आएगा और इतना रेडिएशन आएगा कि प्रोटेक्शन कैसे होगा। तो ये चैलेंजेस है, यही हमारा टेक्नोलॉजी दिखाएगा कि हम कर पा रहे हैं। और इसमें काफ़ी सारे पेलोड्स हैं, इनको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ये रेडिएशन से। सोलर ऑब्जर्वेशन के काफ़ी सारे मिशंस गए हैं। अभी रिसेंटली पार्कर मिशन भी गया था जो नासा का, जो काफ़ी सक्सेस रहा है। लेकिन इंडिया तो ये भी दिखाना चाहता है कि हमारे टेक्नोलॉजी में हमारा ये कैपेबिलिटी है कि हम जो ऑब्जर्वेशन मुश्किल है या जो टेक्नोलॉजी मुश्किल है, L1 पोजीशन में जाना मुश्किल है। और ये प्लानिंग भी हम दिखा रहे हैं कि हमने ये सिलेक्शन किया है लोकेशन का, जो बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो हम ये टेक्नोलॉजी प्रूव करना चाहते हैं। और ये इंडिया का पहला ही सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है। एस्ट्रोसैट करके एक मिशन गया था जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस काफ़ी सक्सेसफुली हमारे पास आया है। तो ये अगला मिशन आएगा जो ऑब्जर्वेशन के लिए जा रहा है। इसका ऑर्बिट जो है या इस लोकेशन में पहुंचने का काफ़ी सारे स्टेप्स लगेंगे। पहले तो ये अर्थ से निकलकर 4-5 ऑर्बिट्स लगाएगा जो अर्थ का ग्रेविटी इस्तेमाल करेगा, और जो एलिप्स का साइज है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा, और फिर इससे जाके वो L1 की तरफ जाना शुरू करेगा। और वहाँ पे पहुँचने में 4 महीने लगेंगे। और वहाँ पे जाके भी एक स्पेशल ऑर्बिट आएगा जिसका नाम हेलो ऑर्बिट है। तो वो L1 के सेंटर करके उसके चारों ओर घूमता रहेगा। लेकिन ये जाना ही मुश्किल है और 4 महीने लगेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। सूर्य के विषय में काफी सारे ऑब्जर्वेशंस लिए जाएंगे। एक तो सन के सारे लेयर्स एक्सप्लोर किए जाएंगे। आजकल ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो सोलर वेदर और CME करके है, जो कोरोनल मास इजेक्शन, जो थोड़े फ्लेयर्स निकलते हैं सन के प्लाज्मा से। तो उसमें ना हमारा जो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम्स, ये डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ये काफ़ी साइंटिस्ट को चिंता रहता है। तो ये नॉट ओनली हम सोलर प्रोसेसेस जान पाएंगे, उसका कोरोना, उसका फोटोस्फीयर, जो हर लेयर्स है उनके प्रोसेसेस जान पाएंगे। एडिशनली हम ये जो कोरोनल मास इजेक्शन है, सोलर वेदर है, स्पेस वेदर, सोलर स्टॉर्म्स, ये सब लेके हम बहुत चिंता में रहते हैं कि हमारे अर्थ के वेदर सिस्टम को और ब्रॉडकास्ट सिस्टम्स को डिस्टर्ब ना हो। तो ये हम काफ़ी अच्छी तरह से उसको स्टडी कर पाएंगे ओवर टाइम। तो हम देख पाएंगे कि कैसे चेंज होता है, कैसे फ्लक्चुएट होता है। तो उससे हमको काफ़ी नॉलेज मिलेगा जो अर्थ को भी प्रोटेक्ट हम कर पाएंगे। इसका बैड इफेक्ट तो कुछ नहीं पड़ेगा। ये सक्सेसफुल रहा तो हमको ये सारे नॉलेज हम गेन करेंगे, जिससे हम फिर साइंटिस्ट देख पाएंगे टेक्नोलॉजी में क्या हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, जिससे हमें ये प्रोटेक्शंस मिल पाए सन से। क्योंकि सन भी इवॉल्व, मतलब सन का सोलर साइकिल भी बदलता है, इजेक्शंस जो निकलते हैं वो भी बदलता है। तो हमको समझ में आना चाहिए ये, ताकि हम अर्थ के सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर पाए। ये काफ़ी वेट ले सकता है, PSLV और GSLV दोनों काफ़ी वेट ले सकता है। और इसरो क्या कर रहा है कि जैसे नासा जो रॉकेट भेजता है वो ही बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन इसरो क्या कर रहा है कि काफ़ी लो बजट में हम सब कर रहे हैं। वो हमारा प्राइड है कि हम इतने लो बजट में मैनेज कर रहे हैं। तो इनका ये स्ट्रैटेजी है कि कितने भी दिन लगे इसके लोकेशन में पहुंचने में, वो कुछ आ नहीं जाता, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तभी शुरू होगा जब पहुंचेगा। तो अगर हमारा थोड़ा लो पावर भी हो, फिर अर्थ के ग्रेविटी यूज करके हम ये इस उपाय से जाते हैं कि मल्टीपल अर्थ ऑर्बिट करके फिर निकलते हैं। तो इसलिए PSLV यूज हो सकता है इतने पावरफुल मिशन। PCS ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य मामले में नया मोड़ सामने आया है। पति आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत वापस ले ली है।
आलोक मौर्य सोमवार को जांच कमेटी के सामने पेश हुए, जहां उन्होंने लिखित पत्र देते हुए अपनी शिकायत वापस ले ली है। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के खिलाफ उनके पति आलोक मौर्य ने शिकायत वापस ले लिया है। सोमवार को जांच कमेटी के सामने पेश हुए आलोक ने लिखित रूप से शिकायत वापस लेना अनुरोध किया। शिकायत क्यों वापस लिया, इस पर कोई भी टिप्पणी देने से आलोक ने इनकार कर दिया। हिमाचल में तबाही की हॉरर कहानी थमने का नाम नहीं ले रही। शिमला समेत हिमाचल के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। 3 नेशनल हाईवे सहित 348 सड़कें ऐसी हैं जहां ट्रैफिक पूरी तरह से ठप है। इनमें से मंडी जोन की 155 जबकि शिमला जोन की 86 सड़कें बंद हैं। वहीं हिमाचल के शिमला में सोमवार को दिन की शुरुआत खिली धूप से होने के बाद करीब 11 बजे मौसम के तेवर बदले और शिमला सहित कई स्थानों पर जमकर बारिश हुई। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय राउत ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा भी किया है। आइए सुनते हैं। लोगों के मन में ये डर है, जो राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा कर सकता है, जो राजनीतिक दल और उनके प्रधानमंत्री पुलवामा का एक घिनौना काम कर सकते हैं, ऐसा आरोप है। सत्यपाल मलिक जी जो बोलते हैं वहां के राज्यपाल कि पुलवामा हुआ नहीं किया गया चुनाव जीतने के लिए। गोधरा के बारे में भी यही कहते हैं लोगों के मन में शंका है। तो 2024 का चुनाव जीतने के लिए या लोगों में एक भय पैदा करने के लिए हमें डर है या हमें लगता है, हमें शंका है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या में, उस वक्त पूरे देश में से लोगों को बुलाकर ट्रेन छोड़कर किसी ऐसे एरिया में, ऐसे विभाग में ट्रेन पर पथराव किए जाएंगे, पत्थरों पर ट्रेन के ऊपर आग के गोले छोड़े जाएंगे और पूरे देश में दंगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार की शंका लोगों के मन में है, जो प्रमुख राजनीतिक दल है उनके मन में है, और यह हमारा काम है कि लोगों के सामने रखना। अगर नहीं है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। इस प्रकार का कोई वारदात होने जा रही है तो उसे रोकना चाहिए। जिस तरह से हरियाणा में दंगे चल रही है, भड़काए जा रहे हैं, तो उनका उदाहरण है। नितीन गडकरींना अटकवण्याचा कट केला जात आहे कॅगच्या अहवालाद्वारा, असं विरोधी पक्षाकडनं म्हटलं जातं। नितीन गडकरींची बाजू घेत आहे विरोधी पक्ष। माझ्याकडे त्याबाबत माहिती नाही। नितीन गडकरी एक महत्वाचे नेते आहेत, कार्यक्षम मंत्री आहेत मोदी मंत्रिमंडळातील, आणि त्यांचंच काम सध्या देशभरात दिसतंय आणि भविष्यामधलं ते नेतृत्व आहे या देशाचं। आणि जे कुणाच्या वाटेत अडवले जातात त्यांना कसं खतम करायचं यासाठी अनेक यंत्रणा राबवल्या जातात हे सगळ्यांना माहिती आहे। आम्ही त्याचे विक्टीम आहोत। बैठक में क्या एनडीए का कुनबा और बढ़ सकता है? कुछ नए साथी दलों से उस बारे में उद्धव ठाकरे साहब 30 तारीख को जो पत्रकार परिषद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है 30 तारीख को, तो शाम को 4 बजे ग्रैंड हयात में जहां ये इंडिया की बैठक होने वाली है, वहां उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार साहब, नाना पटोले जी, अशोक राव चौहान कांग्रेस के नेता और भी सभी दल के नेता आएंगे और कल आपके साथ डायलॉग होगा और उसमें ये सब जो आपके सवाल है उसका जवाब मिलेगा। तो स्वरूप क्या होगा, थोड़ा सा क्लैरिटी दे पाए, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि बहुत बड़े कई मुद्दों को चर्चा हुई जिसपे अभी आपने जिक्र किया। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक इंडिया की मुंबई में, जहां हमारी सरकार नहीं है और सरकार जिस प्रकार से हमारी तोड़ दी है, पार्टी को तोड़ा है, एनसीपी को तोड़ा है, शिवसेना को तोड़ा है, तो इस पार्श्वभूमि पर ये मीटिंग हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं, हमारी सरकार नहीं। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जहाँ इसके ऊपर चर्चा। सर, बीजेपी शासित राज्य है ऐसे कि जहाँ जिस जगह आप लोग की बैठक हुई वहाँ पर बग लगाया जा सकता है ताकि आप लोग की चर्चा लीक हो सके, जानकारी मिल सके। अरे भाई, जो लगाना है लगा दो, बग लगा दो या बम लगा दो, हम डरने वाले नहीं हैं।
मीटिंग होगी, सभी नेतागण आएंगे, राहुल जी आएंगे, सोनिया जी आएंगी, अखिलेश जा रहे हैं, लालू जी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला जी आ रहे हैं, केजरीवाल जी आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, स्टालिन साहब आ रहे हैं, ममता जी आ रही है, हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं। कौन चाहिए आपको? आप नाम ले लो, वो सब आ रहे हैं। चाइना ने अमेरिका की बजट को अपना हिस्सा बताया, ये कैसे देखते हैं आप? चाइना ने, हम क्या देखिए, प्रधानमंत्री ने देखना चाहिए। अभी ब्रिक्स में गए थे तो चाइना के प्रीमियर को मिलकर आए हैं, गले लगाए हैं हमेशा की तरह, और उसके बाद ये चाइना का मैप आता है। तो ये सवाल जो है उनको पूछना चाहिए, आपको कैसा लगता है? हमको, हमारा तो दिल टूट जाता है देखकर। राहुल गांधी ने जो बात कही है वो सच है कि लद्दाख में पेंगोंग वैली तक चाइना घुस गया है, हमारी जमीन चाइना ने खा ली है। ये राहुल गांधी की बात सच है, हमको भी मालूम है। अरुणाचल में चाइना घुसने की कोशिश करते हैं। करो सर्जिकल स्ट्राइक, हिम्मत है तो चाइना पर, हिम्मत है तो चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाएंगे। शरद पवार जी आज मीटिंग लेने वाले हैं अपने एमएलए के साथ, कितने लोग हैं और लोकसभा की सीट्स पे भी डिसाइड करेंगे। इंडिया में भी क्या डिस्कशन होगा उसमें? इंडिया में इस बारे में डिसाइड नहीं होगा। इस बैठक में हम तीनों बैठकर, आपकी पार्टी कितनी सीट्स के लिए आगे जा रही है? लोकसभा की सीट्स के लिए देखिए, इस बारे में चर्चा अब नहीं होगी, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे 18 सांसद थे महाराष्ट्र से, वो 18 सांसद कायम रहे, वो आंकड़ा कायम रहेगा लोकसभा में, और एक दादरा नगर हवेली 19। अब दिल्ली में मुजफ्फरनगर जैसा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कैलाश नगर सर्वोदय बाल विद्यालय में एक महिला टीचर पर आरोप है कि उन्होंने मुस्लिम बच्चों को लेकर धार्मिक टिप्पणी की। अभिभावकों की शिकायत पर टीचर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अभिभावकों में टीचर के खिलाफ गुस्सा है। मेरा बच्चा ही पढ़ता, मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चा मेरा 7 क्लास में है और दूसरी बेटी मेरी 4th क्लास में है। अब आगे 9 क्लास वाले बच्चों के साथ ऐसा हुआ है तो हो सकता है आगे टीचर और भी बातें कर सकती हैं। अगर पहले टीचर को सजा नहीं मिली तो और भी टीचरों के कान हो जाएंगे, फिर वो भी आगे को हिम्मत करेंगे ऐसा सब बोलने के लिए, हमारे दीन के नहीं है। उनसे ये कहा जाए सिर्फ आप पढ़ाई करें और ऐसी वैसी बातें ना करें दीन के बारे में जो आपको पता नहीं है कि कावे का कलर काला है, कि कावे के नीचे अंधेरा है, कि आप कुर्बानी करवाते हो आपको डर नहीं लगता, कि आपका कुरान बुरान कुछ नहीं है, कि आपका गला काट दिया जाए, कि आपका हाथ काट दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए और ऐसी टीचर का तो कोई काम ही नहीं है जो बच्चों में दंगा फसाद कराए। अब आप क्या मांग करते हैं? हमारी मांग यही है, बस ये टीचर नहीं रहे, यहाँ नहीं किसी स्कूल में नहीं रहे, क्योंकि जिस स्कूल में जाएगी ये यही करवाएगी। बस तो छोड़ा गया है मिशन पे, मुझे लगता है। इसमें हमें एक कंप्लेंट रिसीव हुई है जिसमें एक स्कूल टीचर ने कुछ रिलीजियस वर्ड्स कहे हैं बच्चों को, तो उसमें हमने मैटर को कॉग्निजेंस में ले लिया है। फिलहाल हमारा जुवेनाइल वेलफेयर ऑफिसर अलॉन्ग विद काउंसलर काउंसलिंग कर रहे हैं, हम इसमें लीगल एक्शन के लिए लीगल एक्शन ले लीगल एक्शन काउंसलिंग के बाद हम लीगल एक्शन इनिशिएट करेंगे। एक ही बच्चा है या फिर कई सारे बच्चे? इसमें 2-3 बच्चे हैं और इसीलिए हम सबकी काउंसलिंग कर रहे हैं ताकि विद ट्रू फैक्ट्स वी रजिस्टर एप्रोप्रिएट केस अंडर एप्रोप्रिएट सेक्शन। स्कूल सरकार के प्राइवेट? स्कूल सरकार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने सोमवार को खुद को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया। उन्होंने ये बात पुणे में गणेश मंडल प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार का नाम तक नहीं लिया। पोस्टर पर भी शरद पवार की फोटो नहीं थी। हालांकि अजीत पवार ने अपने चाचा पर निशाना जरूर साधा और कहा कि आपको बुरा क्यों लग रहा है, आपने 2 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका गंवा दिया। अजीत ने कहा कि आज मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे यहां तक पहुंचाया है और इसी की बदौलत आज मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद का समाधान खोजने के लिए दोनों राज्यों के मंत्रियों के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद मंत्रियों ने विवादित लेंगपीहे क्षेत्र के गांव का संयुक्त दौरा करने का फैसला किया। शिलांग से लगभग 100 किलोमीटर दूर लेंगपीहे असम के कामपुर जिले और मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स जिले के बीच का इलाका है। First was that we had narrowed down the areas of conflict or
areas where both states have claims and counterclaims. We have narrowed down the number of such areas. To go to specifics, that is to go to the exact villages, names of villages or hamlets, the 2 DCs as well as the local MDC have been entrusted with the task of preparing a list, which will then the 2 regional committees will again meet after the end of the assembly sessions. Both Assam and Meghalaya have assembly sessions in the month of September, but towards the end of September we will go for an on-site visit. The areas we will try to cater to 4 or 5 villages. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने खगड़िया में सीएम नीतीश कुमार पर जुबानी हमला बोला है। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार भले ही कहते हैं कि वह पीएम उम्मीदवार के रेस में नहीं है, उनका कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन मैं अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि नीतीश के नाम में हाथ छिपा है। उनके खास मंत्री श्रवण कुमार ने इंडिया गठबंधन का पीएम उम्मीदवार उन्होंने बनाने की मांग करके इस पर मुहर लगा दिया है। मांझी ने कहा कि इंडिया गठबंधन में संयोजक पद को लेकर नीतीश कुमार को बेंगलुरु में रास्ता दिखा दिया गया है। अब देखते हैं मुंबई की बैठक में क्या होता है। तो बेंगलुरु में तो उनको साफ रास्ता बता दिया गया कि कौन होंगे, तो इसलिए चले आए थे। अब देखिए मुंबई में देखिए क्या होता है। उल्टी वानी बरसे कम्बल भीजे पानी, बताइए कि कम्बल बरसे अब भींजेगा पानी है संभव? तो उसी प्रकार से नीतीश कुमार कहते हैं हम महत्वाकांक्षी नहीं है। पॉलिटिक्स की बात सदा नेगेटिव अफर्मेटिव होती है, और एक तबके की बात जो है ना वो पॉजिटिव नहीं होती है, वो नेगेटिव हो जाती है। तो उसी ये न में हाँ है। और जहाँ तक श्रवण कुमार की बात है, तो श्रवण कुमार कह रहे हैं तो समझिए कि नीतीश कुमार कह रहे हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन हम भी उनके साथ थे भाई, साथ रहेंगे तो हम भी तो डबकी बचावेंगे ना। इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की, क्या बात ये है, प्रयास कर रहे हैं। क्या बात है। इच्छा न रहती तो फिर इतना आगे पीछे क्यों करते हैं। अब तो सोच रहे हैं कि बिहार में दाल ना गलने वाला है, इसलिए अब शायद वहाँ पर कोई मौका मिल जाए।